हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और जैसा कि आपको पता है IOCL में जो टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट निकल के आया है उसके लिए जो हमारी क्लासेज हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आज हमारा है दूसरा लेक्चर। ठीक है, आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, जहाँ पर आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान। ठीक है, पदार्थ विज्ञान, जिसके अंतर्गत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मटेरियल साइंस। ठीक है, सारा कुछ देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, IOCL टेक्निकल अटेंडेंट फुल कोर्स, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो जाके आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। अब देखिए पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस। अब देखिए मटेरियल साइंस को भी, पदार्थ विज्ञान को भी कई शाखाओं में बांटा जाता है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, या हम बात करें इंजीनियरिंग के फील्ड की जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है वो क्या है, वो है हमारा धातु विज्ञान। ठीक है, धातु, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम लास्ट तक ले जाऊँगा और उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आप एग्जाम में पूछा जाएगा IOCL टेक्निकल अटेंडेंट में, क्योंकि 27 मार्च को एग्ज़ाम होना है, समय कम है, तो कम समय में ज़्यादा मैटर आपको देने की मैं कोशिश करूँगा। तो धातु विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। अब भैया पदार्थ, क्योंकि हमको प्लास्टिक से क्या मतलब है, हमको रबड़ से क्या मतलब, पदार्थ विज्ञान में जितने भी मटेरियल आ जाते हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो सब आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है, इंजीनियरिंग फील्ड का जो मेन उपयोग है वो क्या है, धातुओं का उपयोग है, धातुओं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो धातु विज्ञान को हम लोग फिर बांटते हैं 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी भैया? पहला आता है धातुओं के गुण, और अगला आता है धातुओं के प्रकार। ठीक है, अगला क्या आता है हमारा, धातुओं के प्रकार। ये सभी चीजें हमको पढ़नी है। धातु विज्ञान के अंतर्गत जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको पढ़ना है। धातुओं के गुण में फिर यहाँ पे 3 तरह की प्रॉपर्टी आ जाती है। पहला क्या है, भौतिक गुण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रासायनिक गुण, यानी कि रासायनिक, केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसके बाद सबसे लास्ट में और जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है हमारा यांत्रिक गुण, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत थोड़े में देखेंगे, इसको भी बहुत थोड़े में देखेंगे, और इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से पिछली बार एग्जाम में आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है भैया, अब धातुओं के प्रकार की बात करें तो इसको भी हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला है लौह धातुएं, दूसरा है आपका अलौह धातुएं, और तीसरा है आपका मिश्र धातुएं, यानी कि एलॉय मेटल्स। इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, लौह धातुएं फेरस मेटल्स, अलौह धातुएं नॉन फेरस मेटल्स, और मिश्र धातुएं यानी कि एलॉयस। ठीक है, लौह धातुओं के अंतर्गत जो जो हमको पढ़ना है उसमें हमको पढ़ना है आयरन के बारे में। ठीक है, और जो दूसरा पढ़ना है वो पढ़ना है स्टील के बारे में। आयरन में भैया हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आयरन में हम लोग पढ़ेंगे पिग आयरन, कच्चा लोहा, कास्ट आयरन को पढ़ेंगे, और जो है पिटवा लोहा यानी कि रोट आयरन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें, ऐसा मत आप सोचिए कि एकदम इतना मैं पढ़ा दूंगा कि आप कवर ही नहीं कर पाएंगे, नहीं, जो चीज़ प्रश्न बना है वही चीज़ पॉइंट। स्टील के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टील के अंतर्गत देखिए, स्टील को भी 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन सा भैया? पहला होता है कार्बन स्टील, और दूसरा होता है एलॉय स्टील। ठीक है, एलॉय स्टील, या इसी को आप बोल सकते हैं टूल स्टील, यानी कि टूल्स के रूप में, जैसे कि कटिंग टूल्स हो गए, उसके ये सब क्या बनाए जाते हैं, इसी एलॉय स्टील या टूल स्टील के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा 18, 4, 1 स्टील, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा।
कार्बन स्टील के अंतर्गत लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील आ जाता है, जिसमें आपसे कार्बन का परसेंटेज पूछा जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको सही से ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा क्वालिटी आप अच्छी कर लीजिए वीडियो को, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। अलौह धातुओं के अंतर्गत हमको कुछ नहीं पढ़ना है। अलौह धातु आपको पता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कापर हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया, ये सभी क्या है, अलौह धातुएं होती हैं। अगला जो टॉपिक इसमें रहेगा हमारा वो रहेगा मिश्र धातुओं का। हमको पढ़ना है मिश्र धातुओं के बारे में, जैसे कि तांबा हो गया, जैसे आपका पीतल हो गया। आपसे पूछा जाता है मिश्र धातु से प्रश्न कि अगर कोई मिश्र धातु है तो उसमें जो कंपोजिशन है उसका पूछा जाता है कि पीतल में किससे किससे मिलकर बना होता है, कांसा किससे किससे मिलकर बना होता है, ड्यूराल्यूमिन में क्या होता है, बेबिट मेटल में क्या होता है, गन मेटल में क्या होता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व मिला के बनाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मिश्र धातुओं के अंतर्गत कवर करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अपने नोट्स में जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत हम लोग धातु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग धातुओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धातुओं के प्रकार में लौह धातुएं, आयरन, स्टील और मिश्र धातुओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया आपको एक कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ जो और है वो भी मैंने आपको जो आदर्श में 7 क्वेश्चन रखे थे। जिन लोगों ने सिलेबस का वीडियो देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि आदर्श में 7 क्वेश्चन आपके जैसे टेक्निकल नॉलेज का जो जनरल नॉलेज होता है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो हम लोग करेंगे अयस्क से शुरुआत, यानी कि ओर्स से हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले धातु विज्ञान में धातु के जो अयस्क हैं, विभिन्न अयस्कों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए धातुओं के अयस्क। देखिए कुछ मैंने यहाँ पर अयस्क और जो पदार्थ हुए हैं और उनके अयस्कों को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर मैं एक एक करके लिखूंगा तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा समय आपका वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपके समय को बचाने के लिए मैं जो ज़्यादा लिखने वाली चीज़ें रहती हैं उसको मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट मैं ऐसे लिखने लगूंगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय आपका लॉस होगा। अब देखिए सोडियम की हम लोग बात करें तो सोडियम का होता है चिली साल्टपीटर, बोरेक्स और तीसरा है ट्रोना। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। ये अयस्क हैं, ठीक है, ये धातुएं हैं और ये उनके अयस्क हैं जिससे उनका निष्कर्षण जो है होता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का देखिए होता है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, ठीक है, कोरंडम, एरोनाइट, फेल्सपार और काओलिन। अब देखिए ध्यान चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका जो गलनांक है, कुछ धातुएं होती हैं जिनका गलनांक भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो एल्यूमिनियम का गलनांक आप ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम का यहाँ पे लिख लीजिए गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एल्यूमिनियम का ये गलनांक है। एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है, 660 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर की बात करें तो कॉपर का अयस्क होता है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट। कॉपर का भी गलनांक आपसे पूछा जाता है तो इसका गलनांक लिख लीजिएगा 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1083 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर का जो है गलनांक होता है। चौथा देखिए हमारा जो धातु है पोटेशियम। पोटेशियम का अयस्क कौन कौन सा होता है, तो नाइटर होता है। नाइटर को हम लोग साल्टपीटर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या था, चिली साल्टपीटर, जबकि नाइटर है इसको हम लोग साल्टपीटर भी बोलते हैं। और अगला है कार्नेलाइट। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का अयस्क है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और इप्सम साल्ट। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोस्पार और एस्बेस्टस। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि इससे एक प्रश्न आपसे जो है पूछा जा सकता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का अयस्क अर्जेंटाइट होता है, रूबी सिल्वर होता है और हार्न सिल्वर होता है। इसी तरीके से गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का होता है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, जबकि जिंक की बात करें तो जिंक का होता है जिंक ब्लेड और कैलामाइन। ये 2 अयस्क आपको जिंक के याद रखने हैं। साथ ही साथ जो जिंक का गलनांक होता है, गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट भी आपको याद रखना है जो कि होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण गलनांक मैंने बताए हैं, मेल्टिंग पॉइंट बताए हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आइए कुछ और धातुओं का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए जो धातु है वो है आपका पारा। 9 हमने कर लिया, आगे का आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला धातु है आपका पारा। 10 नंबर पे लिखिए पारा। तो पारा का जो अयस्क होता है वो होता है सिन बार। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है HgS। तो यानी कि आपसे पूछे पारे का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो HgS से जो है किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिन। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का है टिन। इसका जो अयस्क है वो है कैसेराइट। ठीक है, या टिन स्टोन। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो टिन है इसका आपको मेल्टिंग पॉइंट भी ध्यान रखना है। मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट। अगला धातु है आपका लेड। लेड यानी कि सीसा। इसका जो अयस्क होता है वो होता है गैलेना। साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 320 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि गलनांक होता है 320 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला लिखिए आयरन। 13 नंबर का लिखिए आयरन। आयरन के अयस्क में आप लिखिए हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और एक दो लिख लीजिए आयरन पायराइट। आयरन पायराइट। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। आयरन में आपको ये 4 चीज ध्यान रखनी है। लास्ट देखिए हमारा यूरेनियम। 14 नंबर का है हमारा यूरेनियम। इसका है कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेड या पिच ब्लेंड जो भी आप समझिए, जो भी बुक्स में दिया रहता है। तो यूरेनियम का क्या हो गया, कार्नेटाइट हो गया और पिच ब्लेंड हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा अयस्क वाला टॉपिक। तो इसी के साथ जो हमारा अयस्क वाला टॉपिक है ये खत्म होता है। यहाँ से आपके एक प्रश्न डायरेक्ट जो है बन सकते हैं, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अब जो मैंने आपको ब्रीफ में अभी वीडियो को शुरू में बताया था, धातुओं को जो हमने बांटा था, धातुओं के गुण, धातुओं के प्रकार। अब आप हेडिंग डाल लीजिए धातुओं के गुण, और उसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो लिख लीजिए आप भौतिक प्रॉपर्टी। 2-2 पॉइंट है, 3-3 पॉइंट है भौतिक और केमिकल में, उसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग यांत्रिक गुण की तरफ बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए धातुओं के गुण। देखिए, तो धातुओं के जो गुण हैं उसमें सबसे पहले हम भौतिक गुण को समझेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2-2 मिनट के टॉपिक हैं धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण। और इसके बाद हमारा जो मेन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बचेगा वो बचेगा यांत्रिक गुण, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं अगर आपसे पूछूं धातु क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं कि धातु क्या है, तो भैया धातुएं वह होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन को ग्रहण करती हैं। सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो, बाकी तो बहुत चीज़ें हैं धातु को जो है डिराइव करने के लिए, लेकिन सिंपली इनकी प्रॉपर्टी ये होती है। अगर धातुओं अधातुओं से कंपेयर करें तो धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और धन आयन को ग्रहण करते हैं। यही धातुओं की सबसे बड़ी क्या होती है, पहचान होती है। अब अगर धातु के भौतिक गुण की हम लोग बात करें तो धातु में भौतिक गुण क्या है, मतलब जो उसके बनावटी गुण है वो क्या है। तो पहला क्या है, सामान्यतः ठोस होती है। सामान्यतः ठोस होती है। अब इसमें भैया अपवाद क्या है, अपवाद है पारा। ठीक है, यानी कि सामान्य ताप पर सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं,
ठोस होती हैं। लेकिन इसमें अपवाद क्या है? अपवाद है पारे का। पारा क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कठोर होता है, ठोस होता है, तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है। दूसरा है धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। धातुओं में चमक होती है। धातुओं में चमक होती है। तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, घनत्व होता है। घनत्व होता है। धातुओं में क्या होता है? घनत्व होता है। ये धातुएं क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत की, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, विद्युत की सुचालक होती हैं। तो देखिए मुख्यतः प्रॉपर्टी यही है। ठीक है। धातुओं की द्रव्यमान होता है इसमें। धातुएं क्या होती हैं? द्रव्यमान होता है इसमें। द्रव्यमान होता है। ठीक है। जो सभी धातुएं होती हैं कठोर होती हैं, कुछ धातुओं को छोड़कर, जैसे कि सोना आपका एक मुलायम धातु है, सोडियम को एक मुलायम धातु है। तो बस इतना जानकारी आपको नॉर्मल रखना है, बाकी यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब अगला ये हम लोग देखते हैं जो कि है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में अब भैया ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट्री में चले जाओ कि कौन सा धातु कैसा रिएक्शन करेगा कैसे नहीं, कुछ नहीं। बस आपका जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ आप वही पढ़ लीजिए। अगर प्रश्न पूछेगा तो वहाँ से पूछेगा, नहीं तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है। तो दूसरा हेडिंग आप डाल लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी हमको क्या पढ़ना है? एक ही प्रॉपर्टी को पढ़ना है जो कि है क्या? कोरोजन। कोरोजन, जिसे हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, या इसी को बोलते हैं संक्षारण, या इसी को बोलते हैं जंग। ठीक है। तो धातु हो तो जब धातुओं में बेसिकली जो लौह धातुएं होती हैं उसमें जब ऑक्सीजन और जो वाटर यानी कि ऑक्सीजन और नमी के जब संपर्क में आती हैं तो उसमें क्या होता है? जंग लगता है। तो उसी का एक रिएक्शन आपको समझना है, और जंग लगने के बाद क्या बनता है वो आपको याद रखना है। जंग से बचने के उपाय वो सभी चीज़ें आप जानते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसका जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? तो इसका रिएक्शन होता है तो बनता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। क्या बनता है भैया? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कभी कभी देखिए प्रश्न में आपसे पूछता है कि जंग क्या है, तो जंग क्या है भैया? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका फार्मूला लिख लीजिए, Fe2O3.NH2O, Fe2O3.NH2O, यानी कि जो पानी के अणुओं की संख्या है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। प्रश्न में आपसे ये पूछ सकता है कि जंग क्या है, तो जंग है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या जंग क्या है आपको ये फार्मूला भी दे सकता है। अब आप रिएक्शन भी अगर नोट करना चाहें तो रिएक्शन भी नोट कर लीजिए। रिएक्शन लिखिए 4Fe प्लस 3O2 प्लस 3H2O। ठीक है। क्या बनेगा भैया? 2Fe2O3.3H2O। और ये किस अवस्था में रहता है? सॉलिड अवस्था में रहता है। तो ये देखिए ये पूरा रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन के थ्रू हमारा जंग लगता है। तो ये जो इंजीनियरिंग की दृष्टि से जो केमिकल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है रस्टिंग की प्रॉपर्टी, जो जंग लगता है। आपको यही ध्यान रखना है। अब आपको ये नहीं पढ़ना है कि जो सोडियम ऑक्सीजन से क्या क्रिया करेगा, सोडियम क्यों जलने लगता है, इस तरह की कोई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है। अगर आप अपने से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। तो ये हो गया हमारा। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, यानी कि बचाव क्या है? बचाव हम कैसे कर सकते हैं संक्षारण से? तो बचाव हम कर सकते हैं भैया, हमारे पास पेंट हो गया, वार्निश हो गया, इनेमल हो गया,
प्राइमर हो गया, ठीक है। या हमारे पास जो सबसे अच्छा और सबसे जो टिकाऊ उपाय है वो है मिश्र धातु, यानी कि एलॉयस, यानी कि कई धातुओं को मिला के उसकी प्रॉपर्टी को, लोहे की प्रॉपर्टी को इतना मॉडिफाई कर देना, इतना एडवांस कर देना कि उस पर ऑक्सीजन और पानी का कोई प्रभाव ही ना पड़े, उसमें जंग ही ना लगे, ठीक है। ये सबसे हमारा क्या होता है, सही तरीका होता है, लेकिन महंगा तरीका होता है। इस वजह से इसको सिर्फ इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। नॉर्मल अगर हमारे घर में लोहे का कोई सामान वगैरह आता है तो हम इस तरीके से कोरोजन से, संक्षारण से उसका बचाव करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी और जो केमिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और अब शुरू होता है सबसे खतरनाक टॉपिक और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या यांत्रिक गुण। देखिए, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला जो हमारा गुण है सामर्थ्य है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ। अब इसी के अंतर्गत हम लोग प्रतिबल, प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी यानी कि तन्यता, मैलेबिलिटी यानी कि आघातवर्धीनता, स्टिफनेस, क्रीप और फैटिग, टोटल कुल मिला के 8 से 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सामर्थ्य। और मेरे पास हैं 3 वायर। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा और उसके बाद लिखा दूंगा तो समझ जाइएगा, लेकिन आपका मेन फोकस लिखने पे होना चाहिए। देखिए, मेरे पास 3 वायर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, पतले पतले ये वायर हैं, और जो दीपावली के समय में छुरछुरिया होती, फुलझड़ी होती है, उसी का ये वायर है। एग्जाम्पल्स के रूप में मैं समझाने के लिए इन्हीं वायर्स का उपयोग आपके साथ करने वाला हूँ। अब देखिए, 2 वायर्स को हम लोग रख देते हैं, एक वायर का हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पर स्ट्रेंथ में। अब स्ट्रेंथ की अगर डिफिनीशन की बात करें तो इसको समझिए, यदि किसी पदार्थ पर बाह्य बल हम लोग लगाएं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं समझाऊंगा इसकी सहायता से। यदि किसी पदार्थ पर हम लोग बाह्य बल लगाएं तो वो पदार्थ असफल हुए बिना जहाँ तक उस लोड को, उस बल को वहन करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है उसकी सामर्थ्य, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मैं मार्कर रख देता हूँ। मेरे पास है ये तार, ठीक है, पतला सही तार है क्योंकि मेरे पास और कोई था नहीं। अब देखिए, मैं इस पर एक बल लगा रहा हूँ इस तरीके से। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया और यहाँ पे लोड लगा दिया, इस पे देखिए मैंने एक बल लगाया। हम जो इसका एप्लीकेशन है वायर का, हम चाह रहे हैं कि ये, यानी कि सफलता और असफलता का इसका मानक क्या है कि ये तार हमेशा सीधा रहे। मान लीजिए कोई बिल्डिंग हमने बनाई है, उसके बीच में हमने ये बीम डाला है, बीम पर लोड इधर है और इधर है। हम चाहते हैं कि ये जो बीम है हमेशा सीधी रहे, क्योंकि ये बीम अगर तिरछी हो जाएगी या झुक जाएगी तो हमारा जो है घर गिर जाएगा। तो देखिए, इस पर मैं बल लगा रहा हूँ, इस पर मैं क्या लगा रहा हूँ, देखिए इस पर मैं अभी तक इतना बल जब मैं लगा रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, अभी तक ये नहीं मुड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, इसकी सामर्थ्य है, यानी कि एक निश्चित इसकी सामर्थ्य होगी बल को सहन करने की। जैसे देखिए, अभी मैं इस पे एक बल लगा रहा हूँ तो ये फिर से सीधा हो जा रहा है, यानी कि इस लोड को ये वहन कर ले रहा है। लेकिन जब मैं एक लिमिट से ज़्यादा इस पे बल लगा दूंगा, देखिए अब जैसे एक लिमिट से ज़्यादा मैंने इस पे बल लगा दिया तो ये क्या हो गया भैया, हमारा तिरछा हो गया, तो ये क्या हो गया, फेल कर गया। लेकिन फेल होने से पहले इसके द्वारा अधिकतम जो सहा गया बल है वही हमारा कहलाता है इसकी सामर्थ्य, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में आपने समझा। अब जल्दी से इसको डिफिनीशन लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इसमें लिखिए, किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाए जाने पर, किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाए जाने पर पदार्थ द्वारा बिना असफल हुए बाह्य बलों को सहन करने की
क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है, सहन करने की क्षमता ही उसकी सामर्थ्य या स्ट्रेंथ कहलाती है, सामर्थ्य या स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, स्ट्रेंथ या स्ट्रेस। स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबल। स्ट्रेंथ या स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा वहन किए गए बल को ही उसकी सामर्थ्य या प्रतिबल कहते हैं। अब देखिए प्रतिबल का एक दूसरा डिफिनीशन होता है, उसको भी समझिए। ठीक है, प्रतिबल का एक डिफिनीशन और लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसको आपको समझाता हूँ। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता अभी इलास्टिसिटी में आपको आगे बताऊंगा, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं तो इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा, किसी लगाए गए बल के विरुद्ध उत्पन्न प्रतिरोध को ही प्रतिबल कहते हैं, उत्पन्न प्रतिरोध को ही प्रतिबल कहते हैं। कैसे समझिए भैया, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास ये पिंड है, जब आप इस पिंड पर बाहर की तरफ कोई बल लगाएंगे P, तो ये पिंड भी इतना ही बल, अगर प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर आप बल लगा रहे हैं, आप ध्यान समझिएगा, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर कोई बल आपका लगना चाहिए, तो ये बल अंदर की तरफ भी सेम उसी मैग्नीट्यूड का, उसी परिमाण का जो फोर्स है वो लगाता है P। इसी बल को, यानी कि जो ये पिंड अपने से लगाता है उसी को कहते हैं प्रतिबल। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ठीक है, देखिए वही वायर हम लोग ले लेते हैं, दूसरा वायर है, वही वायर है, तो यहाँ पे समझिए, देखिए जैसे ही ये वायर मैंने फिर सीधा कर दिया, अब इसको मैं ऐसे देखिए मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ऐसे मैंने झुकाया इसको, तो ये देखिए फिर सीधा हो गया, ये फिर सीधा हो गया, यानी कि अगर मैं इस पे बल लगा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, इस पे बल लगा रहा हूँ, अब मैं कोई बाह्य बल लगा रहा हूँ प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, तो ये भी भैया एक बल, देखिए ये मैंने ऐसे देखिए इधर बल लगाया हुआ है, तो ये भी अपने तरफ अंदर से देखिए बल लगा रहा है, जिससे ये फिर सीधा हो रहा है। तो ये पदार्थ जो है जो प्रतिरोध करता है, देखिए मैंने इसके ऊपर बल लगाया तो ये प्रतिरोध कर रहा है, ये मुझे रोक रहा है कि आप बल लगा रहे हो तो हम भी अंदर से बल लगाएंगे, जैसे कि क्योंकि ये पुष्पाराज मूवी देख के आया है, क्योंकि मैं इसको झुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं। तो इसी तरीके का जब कोई पदार्थ पर आप बल लगाते हैं तो सेम उसी तरह का फोर्स पदार्थ भी अपने अंदर की तरफ से लगाता है और इस बल को रजिस्ट करने की कोशिश करता है, प्रतिरोध करने की कोशिश करता है। तो इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बल को हम लोग कहते हैं प्रतिबल। ठीक है, अगला हेडिंग देखिए, दो प्रॉपर्टी आपका हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, प्रतिबल हो गया, तीसरा हेडिंग डालिए प्रत्यास्थता। तीसरा हेडिंग क्या डालेंगे, प्रत्यास्थता, जिसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये देखिए जो आपको बगल में ग्राफ दिख रहा है, ये हमारा इलास्टिसिटी को ही, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस ग्राफ का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे इलास्टिसिटी की, प्रत्यास्थता की, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे। तो तीसरा है प्रत्यास्थता। लिखिए इसमें पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के आकार तथा आकृति में बाह्य बलों के
प्रभाव से परिवर्तन नहीं हो पाता है। आकार में यहाँ पे लिखिए प्रभाव से अस्थायी परिवर्तन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। ठीक है। या एक और एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं भैया कि जब इसमें कोई डिफॉर्मेशन होता है तो वो टेम्परेरी होता है, यानी कि अगर हमने कोई डिफॉर्मेशन किया, विरूपण किया उसके आकार या आकृति में, तो वो फिर उस आकार या आकृति को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। एग्जाम्पल के रूप में फिर हम लोग वही वायर से समझेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब क्या है, एक बल है, और स्ट्रेन क्या है, विकृति है। देखिए यहाँ से पॉइंट, यहाँ देखिए 0 ओ पॉइंट से इसको हम ओ पॉइंट नाम ले देते हैं। ओ पॉइंट से ए तक हमारी क्या है, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक रेंज, आप इसको बोल सकते हैं इलास्टिक रेंज। और इधर वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक रेंज। ठीक है। अब देखिए, यानी कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जब तक हम उसकी प्रत्यास्थता की सीमा, ए क्या है हमारी, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए है हमारी, ए जो बिंदु है ये है प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है। जब किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर हम कोई बल लगाते हैं तो उसमें या तो कोई विरूपण नहीं होगा, या कोई विरूपण होगा उसके आकार या आकृति में, तो वो इसको क्या कर लेगा, फिर से ग्रहण कर लेगा। एग्जाम्पल के रूप में समझिए भैया, फिर से एक तार है, अब देखिए मैं इस पर बल लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये मुड़ गया, देखिए ये इतना मुड़ गया, लेकिन जैसे ही मैं बल हटाऊंगा ये देखिए तार फिर से सीधा हो जाएगा। फिर एक बार देखिए मैंने यहाँ पे बल लगाया, यहाँ पे ऐसे बल लगाया, ये तार क्या हो गया, टेढ़ा हो गया हल्का से, लेकिन क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रत्यास्थता है, क्योंकि ये किसका तार है, आयरन का तार है, तो जब मैं इस पे से बल हटाऊंगा तो ये फिर क्या होगा, अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको क्या कर लेगा, फिर से रिगेन कर लेगा। तो यही जो प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। और सब जो है पदार्थों में इलास्टिसिटी नहीं होती। जैसे कि आप मिट्टी ले लो, गीली मिट्टी है, तो क्या गीली मिट्टी को आप ऐसे दबा के छोड़ दोगे तो क्या फिर से वो अपने शेप में आ जाएगी, नहीं। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मुख्यतः क्या होती है, धातुओं में पाई जाती है। अब अगला जो प्रॉपर्टी लिखेंगे चौथा, वो लिखेंगे प्लास्टिकता। प्लास्टिकता जिसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है। इसका भी पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद आगे मैं आपको समझाता हूं। यदि बाह्य बल को प्रत्यास्थता की सीमा से, यदि बाह्य बल को प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक लगाया जाए, या आप इसे लिख सकते हैं कि यदि बाह्य बल का मान प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक हो जाए तो बल हटाने पर पदार्थ की आकृति में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ का यही गुण प्लास्टिकता कहलाता है। ठीक है। और ये जो प्लास्टिकता की प्रॉपर्टी है, ये इंजीनियरिंग फील्ड के अगर हिसाब से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके बिना अगर पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो कोई भी हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर का काम नहीं हो पाएगा। कैसे, उसको समझिए। अब ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये है आपकी इलास्टिक लिमिट, यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा। ध्यान से समझिए। जैसे मैंने अभी आपको एक वायर दिखाया, मान लीजिए इस वायर की जो इलास्टिक लिमिट है, यानी कि
प्रत्यास्थता की सीमा है वो है 10 न्यूटन। यानी कि भैया अगर 10 न्यूटन तक हम इस पे बल लगाएंगे, 10 न्यूटन तक अगर हम इस पे बल लगाएंगे तब तक तो ठीक है, ये अपना फिर से जो मुड़ा रहेगा उसको वापस रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर 10 न्यूटन के बराबर इस लिमिट के ऊपर हमने बल लगा दिया तो ये देखिए क्या है, प्लास्टिक रेंज चल रही है, तो इसमें जो विरूपण होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए तार है, हमने अभी देखिए इसको यहाँ तक झुका रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको यहाँ तक झुका रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं तो ये अपना शेप में वापस कर रहा है, शेप में वापस आ जा रहा है। लेकिन मान लीजिए इसकी इलास्टिक लिमिट है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन के ऊपर अगर हम बल लगाएंगे तो इसके जो शेप है या आकृति है इसमें क्या होगा, अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा, और पदार्थ का यही गुण कहलाता है प्लास्टिकता। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये वायर है, अब मैंने क्या किया भैया, इसको 10 न्यूटन से ऊपर का बल लगा दिया और देखिए अब इसमें अस्थायी विरूपण हो गया। अब ये कितना भी चाहे, तो क्या ये वायर फिर से अपने से सीधा हो सकता है? नहीं। तो ये भी क्या है, ये भी पदार्थ का एक गुण है। ध्यान से समझिए, इसका इंजीनियरिंग सेक्टर में कितना महत्वपूर्ण उपयोग है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर आपको कोई बस की बॉडी बनानी है, ठीक है, आपने किसी धातु से उसकी बॉडी बनाई, तो बॉडी बनाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उसको ठोकना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा। और अगर प्लास्टिकता की प्रॉपर्टी नहीं है तो भैया पता चला आपने शेप उप दे के उसको बनाया, सुबह उठे देखा तो फिर से वो पतली चादर के रूप में पूरी बॉडी आपकी फैली हुई है। तो क्या बिना इस प्रॉपर्टी के आप कोई इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं, चाहे घरेलू उपयोग हो, चाहे इंडस्ट्रियल उपयोग हो, चाहे किसी भी तरह का सेक्टर का उपयोग हो। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है वो होती है प्लास्टिकता, जिसकी सहायता से किसी भी धातु को या किसी भी पदार्थ को आकार दिया जाता है और पदार्थ जो है उसी आकार में बना रहता है। तो ये थी हमारी प्लास्टिकता की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आइए अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है हमारी डक्टिलिटी। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। धातु की वह प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल के रूप में आप डिफिनीशन के रूप में लिख लीजिए, धातु की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसे पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। धातु का वही गुण क्या कहलाता है, डक्टिलिटी, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी 5वीं प्रॉपर्टी। पांचवें नंबर की हमारी प्रॉपर्टी क्या है, तन्यता, इसे हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। इसमें लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, वही गुण डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, मान लीजिए कोई हमारे पास बेलन है, अब इसको हमको क्या करना है, खींच के तार का फॉर्म देना है। तो हम इधर भी बल लगाएंगे P, इधर भी बल लगाएंगे और इसको तार के फॉर्म में बदल देंगे। अब अगला देखिए 6वां प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता। अगला जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता, इंग्लिश में बोलते हैं मैलेबिलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। इसमें क्या होता है, धातु को पीट कर या हथौड़े से पीट कर या रोलर के द्वारा चादर के फॉर्म में बदला जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है आघात वर्धनीयता। इसमें लिख लीजिए, धातु के इस गुण द्वारा उसे बिना टूटे हथौड़े की चोट या रोलर द्वारा धातु की चादरों में बदला जाता है।
तो ये गुण क्या कहलाता है, ये गुण कहलाता है हमारा आघात वर्धनीयता। तो पहला तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि धातु को जो है तारों के रूप में खींचने की जो उसका गुण है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं तन्यता या डक्टिलिटी। अगला प्रश्न पूछेगा कि धातु को पीट कर या हथौड़े की चोट से उसको चादर के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है या उसका जो गुण है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता या मैलिबिलिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आप हमको बता दीजिए डक्टिलिटी या आघात वर्धनीयता में अंतर बता दीजिए, तो क्या आप हमको अंतर बता सकते हैं? तो देखिए अंतर क्या है कि डक्टिलिटी का जो है इसमें जो तार के रूप में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि किसी भी धातु को तार के रूप में बदलना है, तो उस पर जो हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो देखिए बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि इस फोर्स को क्या बोलेंगे भैया, टेंसाइल फोर्स, तनन बल बोलेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि दोनों प्रक्रियाओं में धातु को हम लोग उसका जो एरिया है, धातु का एरिया है वो हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मान लीजिए ये किसी भी तरह का ब्लॉक है, अगर हमको इसको क्या बदलना है, सीट के फॉर्म में बदलना है, चादर के फॉर्म में बदलना है, तो हमको इस पर क्या लगाना पड़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि संपीड़न बल लगाना पड़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स। यही अंतर होता है हमारा डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी में, क्योंकि डक्टिलिटी में जो तार के रूप में खींचा जाता है, टेंसाइल फोर्स की मदद से खींचा जाता है, और आघात वर्धनीयता मैलिबिलिटी में जो पतली चादरों के रूप में बदला जाता है वो संपीड़न बल या कंप्रेसिव फोर्स की सहायता से बदला जाता है। ठीक है, ये तो ठीक हो गई, ये बात हो गई। अब इसके बाद आपसे कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है, 4 आपको ऑप्शन दे देता है और वहाँ आपसे पूछता है कि निम्न में से सबसे डक्टाइल मटेरियल बताइए, यानी कि सबसे ज़्यादा तन्यता किस पदार्थ में होगी, ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है। साथ ही साथ इसी के साथ साथ कभी कभी मैलिबिलिटी या आघात वर्धनीयता से प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा मैलिबिलिटी किस पदार्थ की होगी, आपको 4 ऑप्शन वहाँ पे दे देगा। तो आप एक कॉलम बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि घटते क्रम में हम लोग देखेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा होता है तनन सामर्थ्य डक्टिलिटी और किसका सबसे कम होता है, और एक साइड हम लोग लिखेंगे किसका सबसे ज़्यादा होता है मैलिबिलिटी और किसका सबसे कम होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सारणी जो है बना लेते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर तन्यता की बात करें, डक्टिलिटी की बात करें, तो किसका होगा, सोना का होगा, फिर उसके बाद चांदी का होगा, फिर प्लेटिनम, फिर आयरन, फिर निकिल, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और सीसा। ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से आपका अगर ये टेबल याद है तो आपको 4 ऑप्शन वहाँ पे देता है कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा होगा, तो आप इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। अब अगला देखिए आघात वर्धनीयता घटते क्रम में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि जो सबसे ऊपर लिखा है उसकी आघात वर्धनीयता सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ऊपर लिखा है उसकी तन्यता सबसे ज़्यादा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आघात वर्धनीयता में देखिए सबसे ज़्यादा आघात वर्ध सोना, चांदी, कॉपर। देखिए आप लोगों ने नॉर्मल चीज़ों में देखा होगा भाई कि कॉपर का बर्तन बनता है, लोहे का बर्तन कभी आपने बनते हुए देखा, जल्दी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसका देखो उसका चादर बनाना, उसको शेप में डालना क्या है, थोड़ा मुश्किल काम है। आप यहाँ पे देखिए ये जो आयरन यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर देखिए हमारा कॉपर आ रहा है। कॉपर के भी बर्तन आपने देखे होंगे क्योंकि उसको सीट के रूप में ढाल के बर्तन बना लेते हैं। एल्यूमिनियम के भी बर्तन आपने देखे होंगे क्योंकि उसको भी सीट के रूप में ढाल के बर्तन आसानी से बना लेते हैं। टिन देखिए, टिन के डिब्बे आपने देखे होंगे क्योंकि इन सभी की क्या है, आघात वर्धनीयता ज़्यादा है, यानी कि इनको सीट के फॉर्म में बदलना आसान है। इसके बाद फिर हमारा प्लेटिनम, सीसा, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर निकिल। ठीक है, तो इस क्रम में आप इसको ध्यान रखिएगा और इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है हमारी भंगुरता, यानी कि ब्रिटलनेस। अगला हेडिंग डाल लीजिए भंगुरता या ब्रिटलनेस। इसका डेफिनेशन पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं।
डेफिनेशन में लिखिए ऐसे पदार्थ या पदार्थों का वह गुण, यहाँ पे लिखिए पदार्थों का वह गुण जिसमें प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर बल लगाने पर बल का विरोध करती हैं और टूट जाते हैं तो पदार्थों का यह गुण भंगुरता कहलाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, भंगुरता तन्यता के यानी कि डक्टिलिटी के विपरीत गुण है। क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसको मैं आपको पॉइंट वाइज लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि तन्यता का विपरीत गुण जो है धातु में विभिन्न तरह के यांत्रिक गुण पाए जाते हैं, तो जो तन्यता का विपरीत गुण कौन सा है? तन्यता का विपरीत गुण है भंगुरता। और आपसे पूछे भंगुरता के विपरीत गुण कौन सा है, तो भंगुरता के विपरीत गुण है तन्यता। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे मैंने अभी आपको ये वायर दिखाया, ठीक है, ये वायर दिखाया जैसे आपको ये वायर, अब देखिए इसकी जो लिमिट थी उसके ऊपर जब मैंने बल लगाया तो ये मुड़ गया, यानी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब मान लीजिए आप एक ईंट ले लीजिए, जिससे नॉर्मल रेड वाली जो ईंट होती है उससे घर बनता है, तो उसमें आप जब बल लगाएंगे तो एक लिमिट तक वो सहन करेगा, उसके बाद भैया वो मोड़ेगा नहीं, उसके बाद वो क्या होगा? टूट जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप चाक का ले लीजिए, चाक जो पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था, तो चाक क्या है? आप एक लिमिट तक जब उस पर बल लगाएंगे, बल लगाते रहेंगे, लेकिन जब एक लिमिट से प्रत्यास्थता की सीमा से बल बाहर हो जाएगा तो चाक टूट जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो है प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? उसमें भंगुरता की प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है। अब अगर इंजीनियरिंग फील्ड के एग्जाम्पल की बात करें तो वो है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ जो होता है हीरा होता है, सबसे भंगुर पदार्थ भी कौन सा होता है? हीरा होता है। हीरा को क्या आप मोड़ सकते हैं? नहीं। दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो है कास्ट आयरन। आयरन नॉर्मल रहेगा, पिटवा लोहा रहेगा, ठीक है, और थोड़ा सा पिग आयरन रहेगा, तो उसको थोड़ा बहुत आप मोड़ सकते हैं। लेकिन जो कास्ट आयरन होता है, ढलवा लोहा होता है, उसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसको आप बहुत ज़्यादा मोड़ नहीं सकते। एक लिमिट से ज़्यादा जब आप उस पर बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में आप लिखिए कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, ग्लास यानी कि शीशा को भी आप नहीं मोड़ सकते, उसको जब एक लिमिट से प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर बल लगाएंगे तो टूट जाएगा, मोड़ेगा नहीं। ठीक है, अब आप एक थोड़ा सा टेबल बना लीजिए, एक तरफ आप लिखिए पदार्थ और दूसरी तरफ आप लिखेंगे प्रतिशत प्लास्टिक विकृति, यानी कि वही प्लास्टिकता वाली विकृति, कुछ विकृति किसी पदार्थ में होगी कि नहीं। तो एक तरफ लिखिए हीरा, सिलिका ग्लास, तीसरा लिखिए कंक्रीट और चौथा लिखिए कास्ट आयरन या ढलवा लोहा। ठीक है, हीरा में प्रतिशत प्लास्टिक विकृति कितना होती है? 0। सिलिका ग्लास में कितना होती है? 0। कंक्रीट में कितना होती है? 0। और अगर आप बात करेंगे कास्ट आयरन की तो 0 से होती है 15%। ठीक है, ये टेबल भी आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे ये जो भंगुर पदार्थ के एग्जाम्पल भी हैं, ये सब भंगुर पदार्थ के एग्जाम्पल भी हैं। भंगुरता मैंने आपको बता दिया, प्रत्यस्थता की सीमा के बाहर अगर बल लगाएंगे तो वो क्या होगा?
टूट जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं। तो इस जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं भंगुरता। तो ये हमारा 6वां प्रॉपर्टी था। अब 7वां हेडिंग डाल लीजिए, कठोरता। देखिए कठोरता की डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ घिसावट, रेती चलाना, चिन्हन तथा मशीनिंग आदि का विरोध करता है। ठीक है, यानी कि जैसे जो मार्किंग टूल होते हैं, तो देखिए जो ये हार्डनिंग प्रोसेस होता है कई तरह का होता है। एक हार्डनिंग होता है, ऐसा हार्डनिंग होता है जिसमें हम पूरी की पूरी धातु को हार्ड कर देते हैं, और एक हार्डनिंग प्रोसेस होता है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, जिसको मैं आपको जो हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। सरफेस हार्डनिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो धातु की सतह है उसको कठोर करने का काम करते हैं ताकि वो जल्दी घिसे ना। जैसे कि मान लीजिए हम कोई मार्किंग टूल बना रहे हैं, ठीक है, जैसे स्क्राइबर है, स्क्राइबर यानी कि खरोचनी, जिसका हम लोग जो है चिन्हन के लिए उपयोग करते हैं, मार्किंग के लिए उपयोग करते हैं, तो उसकी हम लोग क्या कर देते हैं, सरफेस हार्डनिंग कर देते हैं ताकि वो बार बार धातु पर घिसे तो वो जल्दी से ख़त्म ना हो जाए हमारी। तो एक ऐसी हार्डनिंग होती है जिसमें हम लोग पूरी तरह से धातु को हार्ड कर देते हैं, और दूसरा जो हार्डनिंग होता है सरफेस हार्डनिंग होता है, जहां पर हम सिर्फ उसकी सरफेस को हार्ड करते हैं। सरफेस हार्डनिंग के अंतर्गत आप लोग कार्बोराइजिंग पढ़ेंगे, नाइट्राइडिंग पढ़ेंगे, साइनाइडिंग पढ़ेंगे, और जो इंडक्शन हार्डनिंग को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी में इतना जानिए कि कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ घिसावट, उसके ऊपर रेती चलाना, चिन्हन उसके ऊपर आसानी से, मार्किंग उसके ऊपर आसानी से नहीं की जा सकती, तथा मशीनिंग का भी विरोध करता है। मशीनिंग प्रोसेस उस पर आसानी से नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं उसको आप पॉइंट के माध्यम से लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए कि कठोरता, पहले पॉइंट में लिखिए कठोरता तापमान बढ़ाने पर, कठोरता तापमान बढ़ाने पर कम हो जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर धातु टंगस्टन। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखिए, कठोरता को या हार्डनेस को ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। ये भी आपसे पूछता है कि टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं, तो इसमें लिखिए BHN। ठीक है, पहला लिखिए BHN, दूसरा है रॉकवेल, और तीसरा है VPN। ठीक है, देखिए ये क्या है, जो BHN है ये ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट कहलाता है, और कठोरता को जिसमें व्यक्त करते हैं वो हमारा कहलाता है ब्रिनल हार्डनेस नंबर, ब्रिनल हार्डनेस नंबर। ठीक है, रॉकवेल टेस्ट को रॉकवेल के नाम से जानते हैं। VPN का फुल फॉर्म होता है विकर्स पिरामिड नंबर। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछे BHN का संबंध किसमें है, तो हार्डनेस टेस्टिंग से है। रॉकवेल का संबंध किससे है, तो हार्डनेस टेस्टिंग से है। VPN का संबंध किससे है, तो ये भी हार्डनेस टेस्टिंग से है। इतनी चीज आपको कठोरता से ध्यान रखनी है। अब अगला देखिए, अगला हेडिंग डालिए टफनेस, कड़ापन। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी टफनेस। तो देखिए जो स्टिफनेस का प्रॉपर्टी होता है हमारा क्या होता है कि इसमें इसकी डिफिनीशन में लिख लीजिए, समझ लीजिए कि यह पदार्थ की सामर्थ्यता का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ टूटने का विरोध करता है। यानी कि प्लास्टिसिटी से मिलता जुलता ये हमारा एक क्या है, प्रॉपर्टी है। इस गुण के कारण पदार्थ को तोड़े बिना तोड़े
मोड़ा या मरोड़ा जा सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और जो इस प्रॉपर्टी की सबसे खास बात यह है कि इस गुण के कारण पदार्थ में झटके सहने की सामर्थ्यता आ जाती है, यानी कि इम्पैक्ट रेजिस्टेंस आ जाता है। यानी कि कोई ऐसा पार्ट हमको बनाना है जहाँ पर बार बार झटका लगता है, तो वहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे, वहाँ पर हम रखेंगे कड़ापन, या जिसे हम लोग बोलते हैं टफनेस की प्रॉपर्टी, उसका ध्यान हम लोग रखेंगे। अब देखिए एक दो प्रॉपर्टी और उसको भी समझ लीजिए, बस समझ लीजिए और जानते रहिए, आपका काम हो जाएगा। फैटिग, ठीक है, जिसे फटीग भी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रांत। देखिए श्रांत का या फटीग का मतलब क्या होता है, थकना। ठीक है, फटीग का मतलब क्या होता है, थकना। यानी कि कोई ऐसा मान लीजिए धातु का पार्ट है जो कि लगातार रोटेटिंग मोशन कर रहा है या लगातार किसी न किसी मोशन में है, तो जब बहुत दिनों तक पार्ट उसी तरह के मोशन में रहता है और असमान प्रतिबल, असमान स्ट्रेस उसके हर पार्ट पर लगातार लगता रहता है, तो धातु हमारी क्या हो जाती है, थक जाती है। इसी को बोलते हैं फैटिग। और इसके कारण, फटीग के कारण जो धातु की स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मान लीजिए कोई शाफ्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई शाफ्ट है, शाफ्ट हमारा क्या होता है, लगातार घूमता रहता है, और शाफ्ट पे मान लीजिए कोई पुली लगी है, कोई पट्टा लगा है, बहुत से इस पे लोड रहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई हमारा शाफ्ट का बिंदु ए है, ये अभी नीचे है, तो इस पर किसी दूसरे तरह का लोड है, लेकिन जब यही बिंदु घूमते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा तो इस पे जो लोड है उसकी क्वांटिटी बदल जाएगी, उसकी दिशा बदल जाएगी। यानी कि जो लोड है इस पे लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। तो ऐसे ही ये जो प्रॉपर्टी है, इससे क्या होता है, धातु थक जाती है, फटीग हो जाती है, श्रांत हो जाती है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब इसको मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ भैया, इसको मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि किसी भी रोटेटिंग पार्ट को यूज करने से पहले उसका फटीग टेस्ट किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट जब आप लेने जाएंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट में मिलेगी और इस पे लिखा रहेगा भैया कि कितने घंटे चलाने के बाद आपको इसको बदल देना है। जैसे मान लीजिए शाफ्ट है, इस पे लिखा है 7000 आवर्स, यानी कि 7000 घंटे। तो 7000 घंटे चलाने के बाद आपको इस शाफ्ट को बदल देना है, क्योंकि उसके बाद क्या हो सकती है, ये कभी भी टूट सकती है। तो ये कहाँ से हमने पता किया कि इस शाफ्ट की लाइफ कितनी है, तो हमने पता किया फटीग टेस्ट से। फटीग टेस्ट में एक मशीन होती है जिसमें शाफ्ट को लगा के लगातार चलाते रहते हैं, और जब शाफ्ट टूट जाता है तो वो मशीन हमें जो काउंट करके बता देती है कि कितने घंटे चलने के बाद ये शाफ्ट टूट गया। तो नॉर्मल हम लोग एवरेज लगा लेते हैं कि इस लंबाई का, इस मटेरियल का जो शाफ्ट बना हुआ है वो भी इतने घंटे ही चलेगा, तो उतना घंटा हम लोग उस पर अंकित कर देते हैं और उतने घंटे चलाने के बाद उस शाफ्ट को बदल दिया जाता है। तो ये होता है फैटिग, और फैटिग टेस्ट यही इसलिए किया जाता है, रोटेटिंग पार्ट्स पर मेनली जो है किया जाता है। अब देखिए जो अगला पार्ट है 10वां, वो है क्रीप। ठीक है, इसको बस आप ये जानते रहिए कि ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। इसे हिंदी में बोलते हैं विसर्पण। ठीक है, तो फैटिग, क्रीप, टफनेस, जितनी भी टोटल 10 प्रॉपर्टीज बताई, इसमें से आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक गुण है। तो 3 गुण आपको भौतिक वाला दे देगा, घनत्व, द्रव्यमान, और कोई केमिकल से दे देगा, रस्टिंग, और 1 गुण इसमें से डाल देगा। या आपसे कहेगा 4 आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्न में से कौन सा यांत्रिक गुण नहीं है, तो 3 गुण इसमें से दे देगा और 1 गुण उसमें से जो आपका भौतिक प्रॉपर्टी है और रासायनिक प्रॉपर्टी है उससे दे देगा। क्रीप समझिए, क्रीप क्या है। ठीक है, इसका देखिए डिफिनीशन मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। इसमें देख समझिए, लगातार भार तथा प्रतिबलों के कारण, लगातार भार तथा प्रतिबलों के कारण पदार्थों में मंद प्लास्टिक विरूपण होता है, जिससे धातु में धीमी गति से लगातार लंबाई में वृद्धि होती है तथा अंत में विच्छेदन की स्थिति में पहुंच जाती है। तो धातु के इस गुण को क्रीप या विसर्पण कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई पार्ट है धातु का,
ये ऐसे लटका हुआ है सालों साल इस पे नीचे की तरफ बल लग रहा है, इस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है, तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, मंद रूप से क्या होगा, प्लास्टिक विरूपण होगा। यानी कि धीरे धीरे धातु क्या होगी, विरूपित होगी इस तरीके से। ठीक है, फिर जब और साल बीत जाएंगे तो ये धातु कुछ ऐसे ही हो जाएगी। यानी कि धीरे धीरे तापमान और बल के प्रभाव से इसका क्या हो रहा है, बहुत ही धीमी गति से इसका विरूपण हो रहा है, प्लास्टिक विरूपण हो रहा है। प्लास्टिक विरूपण मतलब फिर से ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकती। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, इसी गुण को हम लोग कहते हैं क्रीप। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा और इतनी ही चीज़ें मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितना भी इस लेक्चर में पढ़ाया गया, एक एक पॉइंट से, एक एक टॉपिक से आपके यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं खुद ये आप प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की फालतू की चीज़ें ना पढ़ाई जाए, कहानी ना बताई जाए। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही बताई जाए, क्योंकि आपके पास भी समय कम है। 27 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है, तो मैंने आपको पहले बताया कि 28 फरवरी तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका टेक्निकल सिलेबस लगभग पूरा क्या कर दूं, कवर कर दूं। तो उसके बाद रिवीजन के लिए आपके पास 20 से 25 दिन मिलेंगे आराम से, उसमें आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने से ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप अपने से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो धातुओं के गुण वाला चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो धातुओं के प्रकार, जो मैंने आपको वहाँ पे वर्गीकरण बताया है, धातुओं के प्रकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आयरन के बारे में, स्टील के बारे में और मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और नहीं ख़त्म हो पाता है तो उसके अगले लेक्चर में हम लोग ख़त्म करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहें।